हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है सैमसंग का F55 फ़ोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो आइए इसको ओपन करते हैं, उसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसके बैक पैनल को भी रिमूव कर लिया है। अब बारी आती है इसके स्क्रू को लूज़ करके इसकी रिंग को बाहर निकालने की। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में पहले ही बताया है कि इसके स्क्रू को लूज़ करते समय हम लोग को काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्क्रू को भी अच्छी तरीके से लूज़ करते हैं। और स्क्रू को लूज़ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जिस स्क्रू को जहाँ से भी निकालें उसको वहीं पर लगाएँ, वरना ज़्यादा बड़ा स्क्रू लगाने से हमारी डिस्प्ले भी डैमेज हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके नीचे के स्क्रू को भी अच्छे से लूज़ कर लिया है। अब बारी आती है इसकी रिंग को बाहर निकालने की। हम इसकी रिंग को अपने हाथों से बाहर निकालेंगे क्योंकि इसकी रिंग काफ़ी नाज़ुक होती है, जो ओपनर लगाने से टूट भी सकती है। इसीलिए हम इसकी रिंग को अपने हाथों से बाहर निकालेंगे। इसकी रिंग को बाहर निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें फिंगर भी होता है, तो फिंगर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे और मेन फ्लेक्स को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। इसी तरीके से हम इसकी रिंग को भी अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इसमें डिस्प्ले चेक करने की। इसकी डिस्प्ले को चेक करने के लिए हम लाएँगे अपनी 3 इन 1 ओरिजिनल डिस्प्ले। हम सैमसंग की ओरिजिनल डिस्प्ले को चेंज करेंगे। और आप लोग भी अगर किसी फ़ोन की डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं, तो एक बार बाहर से प्रॉपर उसको चेक कर लें, ताकि पेस्टिंग के समय हमें डिस्प्ले की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हम डिस्प्ले को अच्छी तरीके से पेस्ट कर देते हैं और बाहर से चेक नहीं करते हैं, फिर वो पेस्ट के बाद दिक्कत कर जाती है, जिसका नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। फिर हम इसके बाद इसकी डिस्प्ले को ऑन होने देते हैं। डिस्प्ले को ऑन होने के बाद हम इसके चेक करेंगे टच वगैरह। इसका टच वगैरह हम अच्छी तरीके से चेक करेंगे। और आप लोग को पासवर्ड पता है तो ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं पता है फिर भी आप चेक कर सकते हैं इमरजेंसी कॉलिंग में जाकर। इमरजेंसी कॉलिंग में जाकर आप नोटपैड पे अच्छी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं और इसकी ब्राइटनेस वगैरह को भी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं कि ब्राइटनेस प्रॉपर चल रही है, वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और डिस्प्ले को प्रॉपर वर्क चेक करने के बाद अब बारी आती है इसके मेन बोर्ड को बाहर निकालने की। क्योंकि हमारे पास 3 इन 1 फ़ोल्डर है, तो फ्रेम के साथ फ़ोल्डर होने की वजह से हम इसके सभी पार्ट्स को एक-एक करके निकालेंगे और नई फ्रेम में अच्छी तरीके से पार्ट्स को असेंबल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके मेन बोर्ड को भी बाहर निकाल दिया है। अब बारी आती है इसके रिंगर को बाहर निकालने की। देख सकते हैं कि हम लोग ट्वीज़र की सहायता से इसके रिंगर को भी बाहर निकाल रहे हैं। इसके रिंगर को बाहर निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका पत्ता काफ़ी नाज़ुक होता है और इसे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको ब्रश की सहायता से थोड़ा-सा साफ करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी-सी मिट्टी लगी हुई थी। और बाद में दिक्कत ना करे इसीलिए हम लोग इसको पहले ही साफ कर लेते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरीके से नई फ्रेम में पेस्ट कर देते हैं। उसको पेस्ट करने के बाद अब बारी आती है इसके मेन बोर्ड को बैठाने की। मेन बोर्ड को बैठाने के बाद अब इसमें हम बैटरी लगाएँगे। बैटरी को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि बैटरी कहीं से भी बैंड ना हो, क्योंकि बैंड होने की वजह से इस फ्रेम में प्रॉपर नहीं बैठती है और आगे चल के दिक्कत दे सकती है हम लोग को। बैटरी को असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसकी सब पीसीबी को लगाने की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सब पीसीबी में इसका एक मेन फ्लेक्स लगा हुआ है, तो उसी के साथ हम उसको भी असेंबल कर देंगे। जैसा कि आप लोग को पता है इसमें 2 मेन फ्लेक्स हैं, तो हम पहले मेन फ्लेक्स को असेंबल करके उसको अच्छी तरीके से अब कनेक्टिविटी को प्रॉपर बनाएँगे और सब पीसीबी में लगे स्क्रू को भी अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे ताकि सब पीसीबी इधर-उधर ना हो। सब पीसीबी को अच्छी तरीके से बिठाते समय हम लोग को चारों साइड देखना होता है कि सब पीसीबी प्रॉपर बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। उसके बाद हम नेटवर्क एंटीना को भी अच्छी तरीके से लगा देंगे। नेटवर्क एंटीना को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपनी साइड में अच्छे से बैठे, क्योंकि बाहर निकलने की वजह से रिंग प्रॉपर नहीं बैठ पाती है, जिस वजह से हमारी रिंग कहीं न कहीं से बाहर रह जाती है। तो और दूसरी बात, हम इसमें दूसरा भी मेन फ्लेक्स को अच्छी तरीके से प्रॉपर लगा देंगे और ये मेन मेन फ्लैक्स से ये डिस्प्ले को भी ऑन करता है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है किसी भी चीज़ से डैमेज ना हो, इसको काफ़ी सावधानी से लगाना होता है। उसके जैक को भी आराम से लगाते हैं क्योंकि ये काफ़ी नाज़ुक होते हैं जो जैक को भी डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लगाते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। फिर बारी आती है इसके नीचे की स्पीकर डिब्बी को लगाने की। स्पीकर डिब्बी को लगाते समय हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं, उसको लगाने के बाद फिर बारी आती है इसकी रिंग को अच्छी तरीके से बैठाने की। इसकी रिंग को बैठाने से पहले हम इसके स्पीकर फ्रेम को अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी धूल-मिट्टी लगी हो, वो प्रॉपर साफ हो जाए और आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में दिक्कत दे सकती है। इसको साफ करने के बाद अब बारी आती है रिंग को असेंबल करने की। रिंग को असेंबल करते समय हम लोग को इसके मेन फ्लेक्स को अच्छी तरीके से देखना होगा कि कहीं से भी ज़्यादा उठा नहीं है, वरना दिक्कत दे सकता है। इसकी मेन फ्लेक्स को भी हम अच्छी तरह
बैठाने के बाद फिर इसकी बारी आती है, रिंग को हम प्रॉपर बैठा देते हैं। रिंग को चारों साइडों से अच्छी तरीके से बैठाने के बाद हम देखते हैं कि रिंग कहीं से भी बाहर ना निकल रही हो, जो हमें बाद में दिक्कत ना दे। इसकी रिंग को भी अच्छे तरीके से बैठाने के बाद एक बार हम डिस्प्ले को भी ऑन करके देख लेंगे कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डिस्प्ले भी ओपन हो चुकी है, इसका मतलब कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद बारी आती है हमारे स्क्रू को टाइट करने की। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताया है पहले से ही कि स्क्रू को टाइट करते समय भी कई सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्क्रू को भी अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं और कहीं पर भी ज़्यादा बड़ा स्क्रू नहीं लगाएँगे, क्योंकि डिस्प्ले एक पेपर डिस्प्ले होती है जो बिल्कुल ज़रा-सा भी स्क्रू को लगते ही डिस्प्ले ब्लैंक या ब्रोकन हो जाती है। तो स्क्रू को टाइट करते समय हम लोग को डिस्प्ले भी प्रॉपर टाइम पर चेक करते रहना चाहिए कि हमारी डिस्प्ले सही वर्क कर रही है कि कुछ भी दिक्कत तो नहीं आ रही इन डिस्प्लेों में। डिस्प्ले को चेक करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर के भी स्क्रू को अच्छे से टाइट करने की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक-एक स्क्रू को अच्छे से टाइट कर रहे हैं और आप लोग को भी किसी बात की भी जल्दी नहीं करनी होगी। इस काम को तसल्ली से करना होता है, क्योंकि इस काम को तसल्ली से इसलिए करना होता है, ये डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली आती हैं जो हम लोग को बाद में दिक्कत दे सकती हैं। तो सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद अब बारी आती है इसके पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ करने की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ग्लू रिमूवल मशीन के द्वारा इसके पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं और इसके ग्लू को साफ करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये मशीन काफ़ी तेज़ चलती है, तो इसमें कहीं मेन फ्लेक्स या इसका फिंगर का पत्ता इसमें ना आ जाए। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हम इसकी मशीन को काफ़ी ज़्यादा सावधानी से इसको इस्तेमाल करते हैं और ब्रश की सहायता से भी अच्छे से हम इसके ग्लू को साफ कर देंगे, ताकि बैक पैनल को पेस्ट करते समय किसी भी बात की दिक्कत ना आए। और कहीं-कहीं पर ट्वीज़र की सहायता से भी हम इसकी मट्टी को भी हटा देंगे, क्योंकि मट्टी काफ़ी बार साइडों में जम जाती है, जो बैक पैनल को कहीं न कहीं से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम ब्रश से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब बारी आती है इसमें G20 व्हाइट ग्लू लगाने। इस ग्लू को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्पीकर फ्रेम या नेटवर्क एंटीना में ना चला जाए, क्योंकि जिस जगह पर जाएगा उस एरिया को ब्लॉक कर देगा, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस ग्लू को लगाते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके ग्लू को अच्छी तरीके से लगाएँगे। ग्लू को लगाने के बाद अब बारी आती है इसके बैक पैनल की सफाई की। इसके बैक पैनल को साफ करने के लिए हम ग्लू रिमूवल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ग्लू अच्छे से साफ हो जाए और जल्दी साफ हो। मशीन को यूज़ करने के बाद इसके फ्रेम को भी अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और उसकी लेंस को भी अच्छे तरीके से हम प्रॉपर साफ कर लेंगे, ताकि बाद में कैमरे पर भी कोई ब्लर या अन्य प्रॉब्लम ना आए। इसके फ्रेम को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब बारी आती है इसके ट्वीज़र की सहायता से इसके लेंस को साफ करने की। इसके लेंस को साफ करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके बैक पैनल को भी अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। ऐसे पेस्ट करने के बाद हम चारों तरफ देख लेंगे कहीं से भी ग्लू बाहर ना आ रहा हो। अगर बाहर आता है तो हम इसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।